हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन प्रश्नों को देख के चलते हैं तो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प होने वाली है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखी हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे हैं। ये जो बना रखे हैं आप देख सकते हैं। इनमें हम भारत के नदी तंत्र 2 भागों में बांटा गया है, इसको देखेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यदि आप देख के चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक है हमारे पास आज, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीप नदी तंत्र। इन दोनों टॉपिक को देखने वाले हैं आज हम। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र का भाग है। किसकी नदी? हिमालय नदी तंत्र का भाग है ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय से निकलता है। पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? हिमालय नदी तंत्र का भाग है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमायुंग ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का अधिकांश भाग चीन में प्रभावित होता है। कहाँ होता है? चीन में, क्योंकि तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलती है तो चीन में प्रभावित होगा ही। अब देखिए, यहाँ पर चीन में इसका नाम यारलंग सांगपो यारलंग तवांगसंगपो है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? सबसे पहले ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नामचा बरवा नामक पहाड़ी चोटी के कारण इसको यू टर्न या घुमाकर आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ चोटी है तो ये अपना घूम कर आती है उसको, क्योंकि नदी इतनी बड़ी चोटी है, काट सकती नहीं है। उसको चोटी के कारण इसको यू टर्न लेती है। ये क्या लेती है? ऐसी नदी है जो यू टर्न लेकर आती है। अगला देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। दिबांग और लोहित नदी इसकी सहायक नदी हैं। क्या? दिबांग और लोहित नदी इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। यह देख लेते हैं। देखिए, यहाँ यहीं पर माउंजली द्वीप बनता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माउंजली द्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माउंजली द्वीप है। आगे देखते हैं। आगे चलकर ये नदी असम में प्रवेश करती है और यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है इसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हैं। ये शहर कहाँ हैं? इस नदी के तट पर बसे हैं। आगे देखते हैं। सुबनसिरी नदी असम में इससे मिलती है। क्या मिलती है? सुबनसिरी नदी इससे असम में मिलती है। आगे देखते हैं। मानस नदी भी इसमें असम में ही मिलती है। क्या? मानस नदी भी इसमें असम में ही मिलती है। बहुत ही महत्व। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग राज्य के नाम निम्नलिखित हैं। क्या नाम है अलग अलग राज्यों में इसके? चीन में से यारलंग सांगपो यारलंग तांगसुपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग डिहिवी कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के प्रश्न है ये। आगे चलकर ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां हैं पांगलादिया या पागलादिया कहते हैं इसे, धनसिरी, जिया, भरेली, पुथीमारी, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस। ये क्या हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सारी। आप इनको याद रखना है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट। अब देखिए, आप सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। मानसरोवर के निकट सानो ख्यावाब सिनकावाब, क्या कहते हैं? सिनकावाब भी कहते हैं इसको, ग्लेशियर से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश लेह में प्रवेश करती है। कहाँ? ये लेह में प्रवेश कर जाती है भारत में।
फिर पाकिस्तान में तथा वहाँ से अरब सागर में गिर जाती है। ये पाकिस्तान में चली जाती है और वहाँ से कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और ये कौन सी हो गई, सिंधु नदी हो गई। ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ भी हैं, गंगा है, यमुना है, ये सब क्या है, हिंद महासागर में गिरती हैं। आगे देखते हैं सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। 5 महत्वपूर्ण। झेलम है, झेलम नदी लेह से बेरीनांग के पास शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। झेलम नदी शेषनाग झील के पास से निकलती है। कहाँ से, बेरीनांग के पास शेषनाग झील से निकलती है। आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है, आपको यह याद रखना है। ब्यास नदी उद्गम और विलय दोनों भारत में ही होता है। कहाँ, देखिए इसका निकलती भी ये भारत से ही है और विलय भी इसका भारत में ही होता है। ये कहीं कुछ ही दूसरे देश में जाकर नहीं मिलती है, ये भारत में ही इसका विलय होता है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पंजाब में कपूरथला हरी के सतलज नदी में मिल जाती है। ये सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राकस ताल हिमनद से निकलती है सतलज नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है नदी। तिब्बत में मानसरोवर के निकट से कहाँ निकलती है, राकस ताल हिमनद से निकलती है। आपको याद रखना है। भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है भारत में, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। जबकि सिंधु नदी लेह में प्रवेश करती है। देखना दोनों अलग है। जो ये सतलज नदी है वो हिमाचल में प्रवेश करती है और सिंधु नदी कहाँ है, लेह में प्रवेश करती है। सतलज नदी पंजाब में ब्यास नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, जब सतलज नदी पंजाब में ब्यास नदी में मिलती है। आगे चलकर पाकिस्तान में ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ये आगे चलकर कहाँ मिलती है, चिनाब नदी में मिलती है, जिसमें पहले ही झेलम और रावी मिल चुकी हैं। क्या मिल चुकी हैं पहले से ही, इसमें झेलम और रावी पहले से ही इसमें मिल चुकी हैं। इसमें मिलती है क्या, कहाँ क्या मिलती है, सतलज नदी मिलती है। अंततः सतलज नदी सिंधु नदी से मिल जाती है और इसे पंचनद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचनद भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखते हैं। देखिए सिंधु नदी का सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम देख लेते हैं। पहले झेलम है, उत्तर से दक्षिण देखते हैं। देखिए कहाँ से, उत्तर इधर होता है, देखिए पूरब, यह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये कहाँ देखना है हमें, उत्तर से दक्षिण की ओर देखना है, इस ओर। तो क्रम देखिए, पहले झेलम आती है, फिर चेनाब आती है, क्योंकि उत्तर में तिब्बत पड़ता है तो तिब्बत से निकलती है, तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगी वो। तो देखिए झेलम, चेनाब और रावी, व्यास, सतलज, ये क्या है, ये सारी की सारी उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों का क्रम है। पूछा जाता है क्रम से मिलाइए, तो ये आपको क्रम याद रखना है। कौन सा क्रम है, पहले झेलम आती है, झे ची रा ब्या सा, क्या है इसका, ऐसे देख सकते हैं। पहले झेलम से झा आएगा, फिर ची आएगा, ऐसे देख सकते हैं आप इसको। अगर ट्रिक देख लेंगे तो पहले क्या है, ट्रिक इसकी देख सकते हैं। पहले जी लिख लीजिए, फिर सी, फिर आर, फिर वी, फिर एस। ठीक है, एस को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो JCRBS, क्या है, JCRBS कर सकते हैं आप, इसको याद रखते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आगे चलते हैं। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। कौन कौन सी नदियाँ तिब्बत से आती हैं, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये क्या है, तिब्बत से आती हैं। और ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ये सतलज नदी तो मिल जाती है पहले ही भारत में ही, मगर ये गिरती कहाँ है, अरब सागर में गिरती है। सिंधु व सतलज दोनों ही नदियाँ मानसरोवर के निकट से निकलती हैं, परंतु ग्लेशियर अलग अलग है। क्या है, ग्लेशियर अलग है, निकलती कहाँ से, मानसरोवर से ही निकलती हैं, लेकिन ये अलग अलग ग्लेशियर से निकलती हैं, क्योंकि नदियाँ ग्लेशियर से ही निकलती हैं। जब बर्फ़ पिघलता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तभी नदियों का बहाव बनता है। इसलिए पूछा जाता है नदियाँ कैसे निकलती हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिरती है। जब गर्मी के दिन पड़ते हैं, मौसम होता है, गर्मी गर्म पड़ता है, तो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब पिघलते हैं तो वो एक पानी के बहाव में एक नदियों के रूप में बहना शुरू कर देते हैं। जब बहते हैं तो ये अपने अपने 2 अलग अलग ग्लेशियर हैं जो निकलते हैं, अलग अलग जगह से निकलती हैं दोनों नदियाँ।
सिंधु और सतलज, मगर निकलती किसके पास से? मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। सिंधु नदी शानकोख्याब, सिनकावाब हिमनद, सतलज नदी राकस्थाल हिमनद। देखिए दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सिंधु नदी हैं वो शानकोख्याब, सिनकावाब भी कहते हैं हिमनद, और सतलज नदी निकलती है राकस्थान हिमनद से। ये दोनों कहाँ से निकलती है? ये निकलती है शानकोख्याब हिमनद से, और ये निकलती है सतलज राकस्थान हिमनद से। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोनों। चिनाब, रावी, ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से? चिनाब हो गई, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चिनाब नदी देखिए कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा के पास से निकलती है चिनाब नदी, और रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी, इसके नाम से ही पता लगा कि ये रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। आगे देखते हैं, 5 नदियाँ जाकर सिंधु नदी में पाकिस्तान के पठानकोट से मिल जाती हैं। देखिए 5 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए कहते हैं पंचनद भी कहा जाता है। और 5 नदियाँ कहाँ मिलती हैं? सिंधु नदी में पाकिस्तान के पठानकोट में मिल जाती हैं। लेह नामक शहर सिंधु नदी के किनारे बसा है। कहाँ? लेह जो है वो कहाँ है? वो सिंधु नदी के किनारे बसा है, जम्मू कश्मीर, ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिंधु नदी जस्कर या जस्कर एवं लद्दाख की पहाड़ियों के बीच में बहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, इसमें श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर है वो झेलम ही नदी के किनारे बसा है। आपको यह भी याद रखना है कि कौन सी नदी के? झेलम नदी के किनारे बसा है। आगे देखते हैं, देखिए आगे, सतलज हिमालय प्रदेश में सिप्ला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में सिप्ला दर्रे के समीप से प्रवेश कर जाती है। इन नदियों को लेकर भारत पाकिस्तान में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसे कहते हैं इंडिया रिवर टेरिटरी कहते हैं, हुआ था, जिसके अनुसार भारत केवल सिंधु नदी का कितना % जल का उपयोग कर सकता है? देखिए यहाँ पर दिया गया है, सिंधु चेनाब झेलम का मात्र 20% ही जल ही इस्तेमाल करेगा। जो समझौता हुआ है 1960 में, तो इसमें जो समझौता हुआ है इसमें कि भारत कितना यूज़ करेगा जल? सिर्फ 20% ही जल करेगा। 80% जल और लोग या वो जिससे समझौता हुआ है वो इसको यूज़ करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है तो जाहिर सी बात है 20% ये करेगा, 80% पाकिस्तान करेगा यूज। ये समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान जल समझौता बोलते हैं इसे, या इंडियस रिवर टेरिटरी बोलते हैं। और इसमें परंतु रास्ता प्रभावित या अवरुद्ध नहीं कर सकता। जो भी रास्ता है, रास्ता प्रभावित या अवरुद्ध नहीं कर सकता है। रास्ता तो दोनों के लिए है, तो ये दिया गया है। रावी सतलज और ब्यास का 80% जल इस्तेमाल कर सकता है। देखिए इसमें कहा गया है रावी सतलज और ब्यास का 80% जल इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा इनका रास्ता भी प्रभावित कर सकता है। इसमें दिया गया है कि इसमें 80% जल इस्तेमाल करेगा, लेकिन रास्ता प्रभावित कर सकता है, इनका रास्ता बदल सकता है नदियों का, इसलिए इसमें दिया गया है। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।